अगर फार्मेसी समझ नहीं आ रही या आप लास्ट मोमेंट पे यूनिट कंप्लीट करना चाहते हो तो यू आर इन द राइट प्लेस। हाय एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विद उज़मा। मैं यहाँ जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वो PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है ताकि आपको एग्जैक्टली वही मिले जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये जो यूनिट 1 है ये एक्चुअली फाउंडेशन यूनिट है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली ईजी हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा यूनिट सिंपल और एग्जाम फोकस्ड तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में भी आसान लगे और याद भी रहे। और हाँ, यहाँ आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। सो 1 वीडियो इज इक्वल टू 1 यूनिट कंप्लीट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है। तो इससे पहले कि हम हमारा टॉपिक शुरू करें जो है हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ फार्मेसी, हमें समझना होगा कि फार्मेसी क्या है और हम इसका डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐसे समझें कि फार्मेसी जो है वो है ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस। ये एक ब्रांच है साइंस का जो डील करती है प्रिपरेशन का मतलब है ड्रग की तैयारी, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ड्रग को इस तरीके से बनाना कि उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, जैसे कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, उसका एक्शन और डिस्पेंसिंग और उसका प्रॉपर यूजेज, जैसे कि उसको टाइम पर खाया जा रहा है, कौन से टाइम पर खाया जा रहा है, कितनी बार खाना चाहिए, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। अब हम समझते हैं इसको कि ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस का मतलब क्या है। It is not limited to medicines only, but it also involves patients care and health care. अब इसको हम ऐसे समझें कि जो फार्मेसी फील्ड है ये सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं है। इसमें हम पेशेंट्स की देखभाल भी करते हैं और नॉर्मल हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। अभी हम समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स 2 टाइप से बनते हैं। एक तो है फॉर्मुलेशन और दूसरा है कंपाउंडिंग। अब इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स कन्वर्टिंग रॉ केमिकल्स इनटू डोजेज फॉर्म्स लाइक टैबलेट, सिरप्स, इंजेक्शंस एक्सेट्रा। अब जो एक ड्रग होता है वो एक बहुत ही कड़वा मेडिसिन होता है, पाउडर होता है, जिसको हम एक एक्सिपिएंट के साथ मिलाकर API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रग फॉर्म होता कैसे है। तो एक ड्रग होता है जिसमें होता है API कुछ भी नहीं, बस ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन दवाई होती है उसको हम डायरेक्टली ऐसे ही तो नहीं ले सकते। उसे हमें उसके ऑर्डर को मास्क करना होता है, तब जाके हम उसे आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस API को हम मिक्स करते हैं या बाइंड करते हैं एक्सिपिएंट से। एक्सिपिएंट एक बाइंडर का काम करते हैं और हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस ड्रग इनटू टैबलेट, सिरप्स और इंजेक्शंस व्हिचएवर इज सूटेबल। अब हम समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। अब ये इंश्योर करता है दिस स्टैंडर्ड्स ensure quality, purity, strength and consistency। ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना ज़रूरी है और ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर गाइड फॉलो करना पड़ता है विच इज़ IP, BP एंड USP, दैट इज़ इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ये फार्माकोपियास के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपका इतना ही जानना ज़रूरी है। और हमने इसमें लिखा था कि डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स सप्लाइंग मेडिसिन टू पेशेंट्स बेस्ड ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का उसके हिसाब से ही डिस्पेंस करना ज़रूरी होता है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। तो एक फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि करेक्ट ड्रग दिया जा रहा है, डोज ऑफ द ड्रग इज करेक्ट और उस पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दी जानी ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। अब पेशेंट्स को हमें ही तो बताना होता है कि प्रॉपरली ड्रग कैसे लिए जाते हैं। तो फार्मासिस्ट गाइड करते हैं कि मेडिसिन कैसे ली जानी चाहिए, उनका डोजेज क्या है और टाइमिंग क्या है, और कोई प्रिकॉशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो तो हमें वो भी बताने होते हैं।
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन. इंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बस आप यही लिख दे के आ सकते हो फार्मेसी के डेफिनेशन में. अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा तो आप अपने ओन से भी लिख सकते हो. तो इसका जो मेन डेफिनेशन है, आप अगर चाहो तो ये भी अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हो, जो है फार्मेसी प्लेज वाइटल रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम by ensuring that medicines are safe, effective and properly used for patient care. ये तो हमने वही है जो हमें पढ़ा हुआ है अभी. नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. पहले के ज़माने में हमारे इंडिया में फार्मेसी उतना डेवलप्ड नहीं था. इसे इवॉल्व होने के लिए टाइम लगा था. तो पहले ट्रेडिशनल वेज में मेडिसिन यूज़ करते थे, जो थे नेचुरल मेडिसिन. जैसे कि पहले बोलते थे कि कुछ हो जाओ तो हल्दी पी लो या कुछ भी और जड़ी बूटी ले लो. But during the time, British introduced modern systems. जिसके बाद कुछ समय बाद PCI इवॉल्व हुआ और एजुकेशन सिस्टम की वजह से सब कुछ चेंज हो गया. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले एंशिएंट पीरियड चल रहा था जिसमें नेचुरल मेडिसिन यूज़ होते थे, एंड उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो आकर इंट्रोड्यूस किए मॉडर्न सिस्टम को. उसके बाद हमने PCI इंट्रोड्यूस किया और एजुकेशन सिस्टम्स ने फार्मेसी को और इवॉल्व कर दिया. आइए हम समझते हैं कि एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखते हैं. तो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो आप उसको पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दीजिए. ये मोस्टली 2 मार्क्स में पूछ लेता है या कभी कभी 5 मार्क्स में, बट आप इसको अपने ओन से भी बनाकर आ सकते हो. तो पहले तो डेफिनेशन लिखना है, फिर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले तो एंशिएंट पीरियड, दूसरा होगा ब्रिटिश पीरियड, तीसरा होगा डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन. तो पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. एंशिएंट पीरियड में फार्मेसी वॉज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा सिस्टम्स. ये तो हम जानते हैं और हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी है कि पहले नेचुरल ट्रीटमेंट्स ही होते थे, उसके बाद फार्मेसी एवॉल्व हुई. ड्रग्स जब ऐसे बनाए जाते थे जो थे नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स से हम ड्रग्स बनाते थे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट हियर इज, पहले ना चरका संहिता और सुश्रुता संहिता फॉलो की जाती थी. जो चरका संहिता था वो था मेडिसिन और ट्रीटमेंट पर फोकस, एंड सुश्रुता संहिता फोकस्ड करता था सर्जरी एंड सर्जरिकल टेक्निक्स पे. अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि चरका इज मेडिसिन एंड सुश्रुता इज सर्जरी. बस इतना बनाकर आ जाओ, ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा. एंड पहले ना कोई सेपरेट प्रोफेशन नहीं था फार्मेसी. जो फिजिशियंस होते थे वही मेडिसिन भी बनाते थे. अभी हम समझते हैं ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंट्रोडक्शन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन इन इंडिया वॉज डेवलप्ड. अब मेडिसिन वे मोस्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेन फार्मासिस्ट थे वो टाइम पर. एंड दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न फार्मेसी. बस आप इतने 4 पॉइंट बनाकर आ जाओ, ये सेक्शन भी आपका हो जाएगा. अगर आप चाहोगे तो इसको एलॉबरेट भी कर सकते हो कि ये ब्रिटिश पीरियड में एलोपैथिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुए थे. मेडिसिन ब्रिटेन से ही मोस्टली इंपोर्ट किए जाते थे, बट ब्रिटिश पीरियड के दौरान देयर वॉज लैक ऑफ ट्रेन फार्मासिस्ट, एंड ये ही एक एरा था जहाँ पर मॉडर्न फार्मेसी की शुरुआत हुई थी. थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन. इसके बाद जैसे ही मॉडर्न डेवलपमेंट शुरू हुई फार्मेसी की, वैसे ही 1932 फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड, और ये शुरू हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में. उसके बाद कुछ समय बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड, और इसी को हम PCI कहते हैं. ये PCI एक फार्मेसी काउंसिल है, एंड इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. समझते हैं कि PCI क्या है. तो इन 1948 फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड, एंड आफ्टर दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PCI took place, and that is Pharmacy Council of India, which regulates pharmacy education, maintains standards of profession. तो यही बताता है कि एक ड्रग का स्टैंडर्ड क्या होता है और एक फार्मासिस्ट के क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो मेंटेन होने चाहिए. After writing these 3 points, that is ancient period, British period and development of pharmacy education, you can include 2 more points, that is growth of pharmaceutical industry and professional organization. ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप लिख सकते हो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्टेड ड्रग्स, while after independence there was development of Indian pharmaceutical companies in India. Then there was production of bulk drugs and formulation. During this period
India started developing their own drugs. Professional organizations, इसमें आप दो चीज़ें याद रख लें, PCI and IPA. PCI is Pharmacy Council of India, which controls education and registration of pharmacists, and IPA is Indian Pharmaceutical Association, which promotes professional development and welfare of pharmacists. तो टाइमलाइन को आसानी से समझ सकते हैं आप इस फ्लो चार्ट के जरिए. दैट इज ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड वी यूज्ड टू मेक ड्रग्स यूजिंग आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा. And during British period, there was an introduction of allopathy. And after that period, the education system developed. In 1932, we introduced first course in BHU, as we studied earlier. And in 1948, Pharmacy Act was passed. After the development of education system, there was an industry growth, during which period bulk drug formulations took place in India. After that, professional organizations were developed, such as PCI and IPA, as we learned earlier. तो आप इसको इतना बना के आ जाओगे यहाँ से, तो आपको easily 2 marks या 5 marks मिल ही जाएंगे. Moving on to the next topic, that is pharmacy as a career. अब definition में आप इसमें same ये वाला definition लिख सकते हो. दैट इज़ फार्मेसी में क्या क्या होता है, इसके ब्रांच है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन. ये जो हमने लिखा था ये पॉइंट मैक्सिमम आप फार्मेसी रिलेटेड फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे से बन जाएंगे. ये डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें आप लिखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज़. अब इसको याद करने के लिए आप एक छोटा सा वर्ड याद कर लो जो है चिर्रा. जिससे सी से आता है कम्युनिटी फार्मेसी. इसमें आ जाते हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर्स, रिटेल फार्मेसीज, डिस्पेंसेस. एंड हेड से आ जाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हो गए, विच मेंटेन्स ड्रग इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड्स. आई से आ गया इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटिंग. आर से आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स. यहाँ पर न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होते हैं. ये मेनली लैब्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है. इसमें प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. और नेक्स्ट आर है रेगुलेटरी एफर्ट्स. नेक्स्ट आर है रेगुलेटरी अफेयर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर. ये भी एक अच्छा सा करियर अपॉर्चुनिटी है. ये इंश्योर करता है दैट ऑल द ड्रग्स फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू PCI एंड मेंटेन क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ द ड्रग एंड मेक श्योर देर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. एंड यहाँ पर बचा है ए, एंड ए से आ जाता है एकेडमिक्स. We can work as a teacher in pharmacy colleges and universities. But sometimes it requires higher education such as MPharm or PhD. Skills क्या required है to choose pharmacy as a career? We need to have good knowledge, communication skills, accuracy and attention, and responsibility and ethics. इसको भी आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी बना कर आ सकते हो, या you can make an answer or more points about it. Coming to the conclusion, we can write यही कि फार्मेसी ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट हेल्थ, एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोपियाज. अभी तक तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा कि फार्माकोपिया है क्या. आइए इसको समझते हैं. ये एक ऑफिशियल बुक होती है विच इज़ पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंड और एन ऑथराइज्ड बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड डोजेज फॉर्म. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बारे में हमारे सिलेबस में पूछा गया है IP, BP एंड USP एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज के बारे में. लेट्स गो टू इट वन बाय वन. कमिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इट इज़ एन ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय IPC, that is Indian Pharmacopoeia Commission. The first edition was introduced in the year 1955. It contains standards for all the drugs used in India. It also contains tests for quality and purity. बस इतना आप लिख कर आ जाओगे तो आप इसको एलॉबरेट भी कर सकते हो, या इतना भी लिखोगे तो काफ़ी होगा. कमिंग टू BP, दैट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया. ये एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है UK की and it was published by Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA.
इट कंटेन्स स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 1864 में। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूएसपी। ये एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फार्माकोपिया है and it contains standards for drugs, dietary supplements and dosage forms. Its first edition was introduced in 1820. The last one, that is Extra Pharmacopoeia, also known as Martindale. It is known as the Complete Drug Reference. वैसे तो ये ऑफिशियल बुक नहीं है, बट इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग के यूजेज के बारे में, डोजेज के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ऑल्सो कुछ अगर प्रिकॉशंस लेनी होगी तो उसके बारे में भी इसमें लिखा होगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 pharmacopoeias, we can write the conclusion as pharmacopoeias are essential reference books which lay down standards for drugs and ensure safety, efficacy, quality of medicines. इसको आप एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं। ये अभी तक इससे पहले भी आ चुका है 5 मार्क्स में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो बस आप इसको समझ लीजिए एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, ये यूजुअली 2 मार्क क्वेश्चन में आ ही जाता है एंड यू कैन राइट इट एज Pharmacopoeias ensure purity, strength and quality of drug. It provides official standards for drugs and formulations. ये तो हमने पढ़ा ही है. Helps in maintaining uniformity. That अगर एक ड्रग इतने का बन रहा है, इतने ग्राम्स का बन रहा है और इसमें इतना केमिकल है, तो दूसरी कंपनी भी अगर वही ड्रग बना रही है तो ये फार्माकोपियाज फॉलो करते हुए वो भी सेम ड्रग बना सके, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो. ऑल्सो यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग, ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल. ये कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे या इसमें कुछ आप अपने तरफ से भी एड ऑन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन वी हैव हैड अर्लियर. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डोजेज फॉर्म. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स. तो समझते हैं कि डोजेज फॉर्म है क्या. तो पहले तो ये पॉइंट पढ़ते हैं. इट इज़ अ फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन टू पेशेंट. ये एक फिजिकल फॉर्म है जिसको हम पेशेंट्स को देते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गए, सिरप्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए. तो इसमें होता क्या है, एक डोजेज फॉर्म बनता कैसे है. तो इसमें जो प्योर ड्रग होता है जिसे हम एपीआई भी कहते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं एक एक्सिपिएंट से और उसको एक सूटेबल फॉर्म में बना देते हैं जो कि आसान होता है पेशेंट को इनटेक के लिए. इनटेक इज़ नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप इसको ये 2 पॉइंट्स ऐसे बना दो तो ये डेफिनेशन हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म. अगर डोजेज फॉर्म अच्छे से बन जाए तो ये इंश्योर करता है एक्यूरेट डोज और स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग भी इंक्रीज हो जाती है. जो ड्रग कड़वा होता है, जो लेने के लिए मुश्किल होता है, अगर हम उसके डोजेज फॉर्म को अच्छे से बनाएं तो ये मास्क करता है टेस्ट एंड ओडर को. स्मेल भी आती है कुछ दवाइयों में से, आपको पता ही होगा. अगर अच्छे से डोजेज फॉर्म बन जाए तो उसकी ओडर को भी मास्क कर सकते हैं. मेक्स द ड्रग इजी टू एडमिनिस्टर. अगर डायरेक्ट एपीआई हो, प्योर ड्रग हो और वो पाउडर फॉर्म में हो तो हम उसे नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होता है उसे लेने के लिए. तो अगर एक टैबलेट बन जाए, जैसे कि ये टैबलेट, ये भी पहले एक्टिव फॉर्म में था, एपीआई था, इसमें मिलाया गया एक्सिपिएंट जिसकी वजह से इसको ये टैबलेट फॉर्म में बना सके हैं. अब ये इजी टू एडमिनिस्टर है, बस ले लो और पानी पी लो. इट प्रोवाइड्स. अब ये जो ड्रग होता है जब ये बॉडी में जाता है तो इसकी जो फॉर्मुलेशन है उसकी वजह से ये प्रॉपर अब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में और अपना एक्शन भी अच्छे से दे सकता है. अब इसमें आ जाते हैं जैसे कि टैबलेट्स हो गए, सिरप्स हो गए, क्रीम्स हो गए या जेलाटिन कैप्सूल्स हो गए. दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. हम इसको डिटेल में समझेंगे आगे. अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया, वही डेफिनेशन यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है. दैट डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग विच कंटेन्स द ड्रग अलॉन्ग विद सुटेबल एक्सिपिएंट डिजाइन फॉर सेफ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट. मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ 90% चांसेस टू कम इन एग्जाम, सो फोकस. क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करेंगे. एक है फिजिकल स्टेट के बेस पे, एक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे एंड एक है रिलीज ऑफ ड्रग. बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ये 4 टाइप्स में क्लासीफाई होता है. दैट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड गैशियस डोजेज फॉर्म.
समझते हैं कि ये है क्या। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में होते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। ये इसकी फीचर्स होते हैं कि ये स्टेबल होता है, इजी टू स्टोर एंड एक्यूरेट डोज। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में सबको पता ही है कि क्या क्या आता है, जैसे कि एमल्शंस, सॉल्यूशंस, सिरप्स, सस्पेंशंस। इसके फीचर्स होते हैं दैट ये इजी टू स्वेलो होता है एंड इसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म से भी ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये होते हैं जैसे कि ऑइंटमेंट्स हो गए, क्रीम्स हो गए, जेल्स हो गए, पेस्ट हो गए। ये सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसका फीचर होता है कि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई वोंड पे लगा लिया या कहीं पर दर्द है तो लगा लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स, ऑइंटमेंट्स आर अवेलेबल। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन दैट इज गैसियस डोसेज फॉर्म। ये होते हैं जो हम गैस फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इनहेलर्स हो गए या एरोसोल्स हो गए। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को अस्थमा हो तो वो इनहेलर्स के तौर पर टैबलेट को लेते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत आसान होता है, उसका अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। यूज्ड फॉर लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एग्जाम्पल अस्थमा। Moving on to the next classification, that is the classification based on route of administration. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 4 टाइप के हो सकते हैं या 5 टाइप के हो सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 5 टाइप के होते हैं, दैट इज ओरल डोजेज फॉर्म, जो कि हम दवाई खाते हैं, दैट इज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, सॉल्यूशंस। ये सब हम हमारे ओरल कैविटी से लेते हैं, दैट इज ओरल एरिया, माउथ, तो इसलिए ये आ जाता है ओरल डोजेज फॉर्म्स में। ये बहुत कॉमन रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकेंड रूट है पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म, दैट इज नथिंग बट इंजेक्शंस, आईवी हो गया, विच आर गिवन डायरेक्टली इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। अब आप देखते हो कि अगर कभी आपके बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाए एंड आपको वीकनेस हो जाए, तो आप अगर जाओगे हॉस्पिटल तो आपको वो आईवी लगाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बॉडी में पहुंच जाता है एंड इट्स ईजी टू रिकवर। थर्ड है टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स। Topical dosage forms are nothing but creams, ointments, gels, lotions which are applied on skin and they are for external use only. अब fourth route of administration है inhalation, that is inhalers, nebulizers which are used for lungs. Fifth और last route of administration है nasal dosage form, जैसे हो गया nasal drops और nasal sprays which are applied in nose. अभी आप देखते हो कि कभी कभी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारे एड्स भी आते हैं नेज़ल ड्रॉप्स के, नेज़ल स्प्रेस के, जो यूज़ करता है कोल्ड को ट्रीट करने के लिए एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ही कुछ भी बनाकर आ सकते हो, एग्जाम में आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। अदर डोजेज फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि ऑप्थैल्मिक्स में आ जाएंगे आई ड्रॉप्स, रेक्टल में आ जाएंगे सपोजिटरीज। इसको हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। Moving on to the next classification, which is based on release of drug. इसमें 2 टाइप के होते हैं, that is immediate release and sustained release. Immediate release में होता है the drug release quickly. अब इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि इसके मतलब क्या है। Immediate release में होता है जो ड्रग होता है वो क्विकली रिलीज हो जाता है बॉडी में, ड्यूरिंग लेस टाइम द ड्रग अब्जॉर्प्शन इज हायर। Whereas sustained और controlled release में होता है कि the drug releases slowly with time. You can see in this graph the drug is releasing very slow with time. ये आप 3 बनाकर आ जाओ with all the headings तो आपको full marks मिल जाएंगे and it is very important for the exam. आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। कभी भी याद रखना कि अगर आपको आंसर बड़ा भी करना है तो यू शुड इंक्लूड द फर्स्ट पॉइंट सच एज डेफिनेशन, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन कर दो सारा एंड लास्ट में आप लिख दो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंक्लूजन। इसकी वजह से आपका आंसर यूनिफॉर्म भी लगता है और अच्छे से मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स वही सारे होते हैं जैसे कि सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबल, इजी टू यूज़, एक्यूरेट डोज। कंक्लूजन पर हम यही बोलेंगे जो हमने पढ़ा है कि dosage form plays critical role in drug delivery, ensuring that the medicine is safe, effective, stable and easy to administer, thereby improving patients' compliance and therapeutic effect.
आई होप ये समझ आ गया होगा। काफ़ी सिंपल टॉपिक था बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। आगे के टॉपिक्स आपको इजी लगेंगे अगर आप ये सारे टॉपिक्स पर फोकस कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। अब आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिस पर लिखी होती है ड्रग, डोजेज फॉर्म और उसको कब कब लेना है। तो यही होता है प्रिस्क्रिप्शन। इसको समझते हैं डिटेल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन वो है जो एक रिटन ऑर्डर फॉर्म है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट। दैट इज नथिंग बट एक डॉक्टर फार्मासिस्ट को देता है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू पेशेंट, जिसके बाद वो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स, जो भी सिरप्स, जो भी दवाई देने हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन दे। अब इसका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है बट अगर आप चाहो तो अगर आपके घर में प्रिस्क्रिप्शंस पड़े हो तो कोई भी एक प्रिस्क्रिप्शन उठा लीजिए एंड इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। We have 7 parts of prescription here. The first one is this RX symbol which is present almost in every prescription. This is the symbol of pharmacy and it is known as superscription. इसके जो ये नेम्स है अगर आप इसको भी याद रख लोगे तो you will get the full marks. RX symbol इसको बोलेंगे superscription. Moving on to the encryption. Encryption is the area where name of the drug is written, स्ट्रेंथ एंड डोजेज फॉर्म. इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पर डॉक्टर लिखते हैं ड्रग्स रिक्वायर्ड कितने फॉर्म में होने चाहिए, उसका डोजेज फॉर्म क्या होना चाहिए. इस एरिया को बोलते हैं इंक्रिप्शन. थर्ड पॉइंट इट इज़ सब्सक्रिप्शन. इट इज़ द ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें ये वाला पार्ट होता है. ये पार्ट ऐसा होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को कि कितनी क्वांटिटी डिस्पेंस करनी है फॉर द पेशेंट. For example, here it is written dispense 10 tablets each. Next part is signa और transcription. यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्शन टू पेशेंट होता है कि हम अब आप देखते होंगे कि in a prescription it is written as this tablet paracetamol 101 and अगर आप इसे गौर करें तो what is this morning, afternoon and evening. ये दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन में. दिस इज डायरेक्शन टू पेशेंट. इसमें होता है डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कितनी फ्रीक्वेंसी लेना है. नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइबर्स डिटेल. इसमें होता है कि जो डॉक्टर होता है उसके बारे में लिखा होता है, जैसे कि दिस एरिया इसमें होता है डॉक्टर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन और रजिस्टर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर. नेक्स्ट एरिया होता है पेशेंट डिटेल्स. पेशेंट डिटेल्स का एरिया सबसे टॉप एरिया होता है, जैसे कि पेशेंट नेम लिखा होता है, पेशेंट एज लिखी होती है और जेंडर लिखा होता है, एड्रेस लिखी होती है. ये तो जनरल चीज़ें हैं जो सबको पता ही होती हैं. और नेक्स्ट पार्ट है डेट. मोस्टली राइट हैंड साइड पे लिखी होती है. डेट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैलिडिटी पर्पस, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन की भी कुछ वैलिडिटी होती है. अगर एक प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर ने लिखा है कि टैबलेट 5 डेज तक खानी है तो 5 डेज के बाद ये प्रिस्क्रिप्शन इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये आपके कोर्स ऑफ टाइम हो चुका होता है. उसके बाद आपको टैबलेट नहीं लेनी होती. अगर आपको फिर से चाहिए तो यू हैव टू विजिट डॉक्टर एंड गेट द प्रिस्क्रिप्शन अगेन. नेक्स्ट मेन पार्ट इज हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ये कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है. अगर नहीं, ये सिर्फ अगर प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में आपको कुछ भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो आप ये सारा कुछ बनाकर आ जाना. मूविंग ऑन टू द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वी नीड टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. देखना है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि प्रॉपर ड्रग, वेरीफाई द ड्रग नेम, डोज, पेशेंट डिटेल्स एंड चेक इफ देर आर एनी एलर्जीज और ड्रग इंटरैक्शंस. एंश्योर करेक्ट मेडिसिन एंड क्वांटिटी स्ट्रेंथ आर रिटर्न. ये भी एक जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की. ऑल्सो लेबल द मेडिसिन प्रॉपरली. प्रोवाइड प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेशेंट. पेशेंट को ये भी बताना ज़रूरी होता है कि कौन सी टैबलेट कब लेना है, एंड यही जनरल काउंसलिंग. मूविंग ऑन to the next topic which is errors in prescription. Errors in prescription are mainly 3 and अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाकर इसके बारे में एलोबरेट कर दोगे आगे then you will get full marks.
मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है, बट इसको आप लॉन्ग में भी बना कर आ सकते हो। एक बार अगर समझ लोगे तो यू कैन राइट इट। एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन आर 3, दैट इज प्रिस्क्राइबिंग एरर्स, डिस्पेंसिंग एरर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए बस आप इसके नाम पर फोकस करें, जैसे कि प्रिस्क्राइबिंग एरर। अब जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, ये एरर उनकी तरफ से होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर ने रॉन्ग ड्रग लिख दी, रॉन्ग डोज दे दिया, या उसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो ये भी एक एरर है, जिसकी वजह से जो फार्मासिस्ट है वो रॉन्ग ड्रग दे सकता है, जिसके बाद पेशेंट की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा एरर है, तो इसको भी हम मेन एरर बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट एरर, प्रिस्क्राइबिंग एरर। द नेक्स्ट एरर इज डिस्पेंसिंग एरर। ये होता है फार्मासिस्ट के द्वारा। पहला एरर था डॉक्टर की तरफ से, दूसरा एरर है फार्मासिस्ट की तरफ से। जैसे कि अभी एक फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, बट उसने सही से नहीं पढ़ा, या उसने अटेंशन नहीं दी, और उसने यहाँ पर समझिए अगर पैरासीटामॉल लिखा हुआ था, वहाँ वो अंदर गया और वो भूल गया और वो किसी और मेडिसिन को ले आया। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स सफ़र करते हैं, और ये एरर को भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए। डिस्पेंसिंग एरर्स किस वजह से होते हैं, जैसे कि रॉन्ग मेडिसिन गिवन, इनकरेक्ट लेबलिंग एंड रॉन्ग क्वांटिटी रिटर्न। समटाइम्स द drug dosage form is very important, and also the quantity of intake is very important according to the patient's health and diseases। ये क्वांटिटी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एरर। ये एरर हो सकता है पेशेंट की तरफ से। पहला एरर था डॉक्टर की तरफ से, दूसरा एरर था फार्मासिस्ट की तरफ से, अब तीसरा एरर है पेशेंट की तरफ से, कि पेशेंट टाइम पर दवा नहीं ले रहा, गलत टाइम पर ले रहा है। अगर उसे ओरल लेना था तो वो आईवी के ज़रिए ले रहा है, रॉन्ग रूट हो गया, या रॉन्ग टाइमिंग पे ले रहा है, बिफोर फूड लेना था वो आफ्टर फूड ले रहा है, या वो सुबह की दवाई रात को खा रहा है और रात की दवाई सुबह को खा रहा है। दिस आर द एडमिनिस्ट्रेशन एरर। अगर ये एरर्स हो तो effectiveness of the drug will decrease and so as the patient's health। कंक्लूजन में आप यही सारा लिख कर आ जाओ। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ये टॉपिक आ जाए आपको, तो आप ये एक फ्लो चार्ट बना दो, एरर्स, प्रिस्क्राइबिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर। उसके बाद आप एक एक पॉइंट को एलाबोरेट करते जाओगे। प्रिस्क्राइबिंग एरर लिखोगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर डिस्पेंसिंग एरर लिखोगे, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करोगे, देन एडमिनिस्ट्रेशन एरर लिखोगे और उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करोगे। यही सारा अपने ओन वर्ड्स पर भी लिख कर आ जाओ, नो प्रॉब्लम, यू गेट फुल मार्क्स। फिर लास्ट पॉइंट आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बस यही सारा लिखना है आपको कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग हेल्प्स इन एंश्योरिंग सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इट इम्प्रूव्स पेशेंट केयर। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोस्टोलॉजी। ये हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये फॉर श्योर 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ ही जाता है, तो फोकस ऑन दिस टॉपिक। पोस्टोलॉजी है क्या? पोस्टोलॉजी एक ब्रांच है फार्मेसी का जो डील करता है द ड्रग डोजेज फॉर्म के बारे में। जैसे कि एक ड्रग का डोज है 500 mg ऑफ पैरासीटामॉल, तो एक अडल्ट इसको ले सकता है, पर क्या एक चाइल्ड इसको ले सकता है, या कोई एल्डर है वो उसको उतने ही डोज को ले सकता है? यही चेक करने के लिए हमें पोस्टोलॉजी के फैक्टर्स और डोज कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए, दैट इज पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज। इसके बाद आपको लिखने होंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी। इसके जनरल फैक्टर्स है दैट इज 8, और ये आप अगर एक बार सुन लोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे, देन आप उनसे बनाकर आ जाना। एज तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज चिल्ड्रन एंड एल्डर रिक्वायर्स लोअर डोजेस वेयर एज एन एडल्ट हेल्दी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस। Body weight is important, dose varies with body weight. Body surface area, that is more accurate for dose calculation. The sex of the patient, that is if it is a male and female, both can respond differently to drug. Fifth is pathological condition, that is disease affect doses, so the conditions also affect the drug dosage form. Next is route of administration, कि जो हमारा रूट्स है जो तो हमने पढ़े हैं, ओरल रूट हो गया, पेरेंटरल रूट हो गया, ऐसे ही टाइप के रूट्स ये भी अफेक्ट करते हैं डोज को। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिफोर फूड और आफ्टर फूड।
एंड ऐसे ही जो आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस इसको बोलते हैं कि अगर आप एक 10 mg की टैबलेट सोचिए डेली खाते हो सुबह 8 बजे, तो अगर आप इसको 1 मंथ के लिए डेली 8 बजे खाओगे 10 mg की टैबलेट को, तो कुछ टाइम के बाद ये अपना इफेक्ट कम कर देगी एंड द डोज इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बिकॉज सेम डोज अब बॉडी पर वही इफेक्ट नहीं दे पा रहा। इसकी वजह से हमें डोज चेंज करनी होती है। तो यही लिखा हुआ है दैट रिपीटेड यूज रिड्यूसेस इफेक्ट, डोज में नीड टू बी चेंज्ड। अब आप ये फैक्टर्स को ऐसे याद कर सकते हो, AB² SP RT²। इसके ऐसे याद करने से आपको सारे फैक्टर्स 1 by 1 याद आ जाएंगे। दैट इज़ एज हो गया, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस हो गया, सेक्स हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एंड टॉलरेंस। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन पॉइंट्स इंक्लूड फार्मूलाज, तो यू हैव टू फोकस ऑन द फार्मूलाज एंड ये अलग से भी कभी 2 मार्क्स में आ ही जाता है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द फार्मूलाज। इट्स वेरी इजी, लेट्स गो। तो इसमें है 3, दैट इज बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन बॉडी वेट, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। बेस्ड ऑन एज में 2 फार्मूलाज है, दैट इज यंग्स फार्मूला एंड डिलिंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला को ऐसे बोल सकते हैं कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज, चाइल्ड का एज बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। डिलिंग्स फार्मूला ऐसे दिया जाता है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल्स टू एज ऑफ द चाइल्ड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि अडल्ट डोज है क्या। अडल्ट डोज एक स्टैंडर्ड डोज होता है जो अडल्ट के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ होता है अकॉर्डिंग टू PCI। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट में बेस्ड ऑन क्लार्क्स फार्मूला, दैट इज चाइल्ड डोज इज इक्वल्स टू वेट इन kg बाय 70। ये इक्वेशन पे चाइल्ड डोज डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स फार्मूला। बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है डोज कैलकुलेशन के लिए। इसका फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर बाय 1.7। अब ये 1.7 क्या है? 1.7 इज अडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। अभी एक बॉडी से अब ऐसे तो नहीं कंसिडर कर सकते कि ये इंसान का बॉडी सरफेस एरिया इतना है, ये इंसान का बॉडी सरफेस इतना है, ये इंसान का बॉडी सरफेस इतना है, तो हम अलग अलग तो नहीं ले सकते। इसलिए हमारे जो फार्माकोपियास है इसमें एक अप्रॉक्सीमेट बॉडी सरफेस एरिया मेंशन किया गया है अडल्ट का एंड दैट इज़ 1.7 मीटर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय 1.7 इंटू अडल्ट डोज। बस यही सारे 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं और वो ये बहुत ही इजी है एंड अगर आप एक से दो बार इसको सुन लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अडल्ट डोज इज यूजुअली डोज फॉर एवरेज अडल्ट। These formulas give an appropriate dose and body surface area method is the most common and accurate for pediatrics. तो यही तो पढ़ा हमने कि it is most accurate method and yeah, coming on to the conclusion, posology helps in determining the correct dose for safe and effective treatment, especially in children. बस इतना सारा बनाकर आ जाओ। अगर आपको पोस्टोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका डेफिनेशन, फैक्टर्स, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट्स बनाकर आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ यूनिट 1 ऑफ जनरल फार्मेसी। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर यूनिट 1 ऑफ जनरल फार्मेसी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे विद द सेम इजी एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।